नमस्कार, मैं नरेश डारा। तो अपन इंडियन हिस्ट्री आज से शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले अपन जो शुरुआत करेंगे वो प्राचीन से करेंगे, क्योंकि अपन जो हिस्ट्री है पूरा प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक समय के अनुसार पढ़ेंगे, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो घटनाएं हुई है उसी क्रम में पढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, चीजों को अच्छे से याद रख पाओ। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत आज की क्लास से अपन करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, तो जो सबसे पहले टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, या जो सबसे प्राचीन अपन जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से अपन प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में आपके यहीं से पूछा जाता है। नॉर्मली यहीं से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो सर्वप्रथम इसका समय, यानी किस समय के करीब, यानी कितनी प्राचीन ये सभ्यता रही है, तो जो सर्वाधिक मान्य जो इसका मत है वो है लगभग 2450 बीसी से 1750 बीसी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका समय माना जाता है 2450 से 1750 बीसी का जो समय है वो इस सभ्यता का समय माना जाता है। अब देखिए, ये बीसी का मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का समय है। जैसे मैं अगर इसको समझाऊं डिटेल से, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, जैसे वर्तमान में आज की अगर मैं बात करूं तो आज है 6 फरवरी 2021। ठीक है, इससे कितना प्राचीन रहा होगा ये समय, इसको देखिए, यहां लिखता हूं 6 फरवरी 2021। अगर मैं समय में आगे बढ़ूं 2022 23 चलता जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इससे प्राचीन की मैं बात करूं, जैसे थोड़ा पीछे जाते हैं अपन, कहां आ गए, 15 अगस्त 1947, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे भी मैं प्राचीन जाऊं, ये अपने पास एक फिक्स्ड समय है कि 2021 साल हो गए आज, इस दिन हुए थे 1947 साल हुए थे। किस चीज को, जिस दिन से ये कैलेंडर शुरू हुआ, कब हुआ होगा, 1 जनवरी, बिल्कुल 00 से। इस दिन को, यानी जिस दिन से ये जो अपन वर्तमान में जो कैलेंडर काम में लेते हैं, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर बोलते हैं, ग्रेगोरियन या ईसाई कैलेंडर जो बोलते हैं, उसके अनुसार आज कितना समय हो चुका है, 6 फरवरी, और 2021 साल इस कैलेंडर को चले हुए हो चुके हैं। तो यानी जिस दिन ये कैलेंडर की शुरुआत हुई उस दिन को बोलते हैं ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं। यानी जो ईसाई कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी शुरुआत मानी जाती है ईसा मसीह के जन्मदिन पर। लेकिन इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसको फिर दर्शाने का तरीका क्या रहेगा। जैसे बाद वाले को आपने देखा होगा, ईस्वी लिखा आता है 1947 ईस्वी, या लिखाता है एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के साल में, या कह सकते हैं कि उनके जन्म के बाद की घटना है। लेकिन इससे पहले का जो समय होगा, कहने का मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, जैसे 1 जनवरी को मैंने बोल दिया कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब इससे पहले की घटनाएं हैं उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको बताऊं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ा होगा आपने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पढ़ते हैं आप, कब हुआ, 345 बीसी के अंदर। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि उनका जो राज्याभिषेक है, या जो वो राजा बने, 322 बीसी के अंदर। उसके बाद इनकी कोई घटना लेते हैं 305 बीसी। 305 बीसी इन्होंने क्या किया था, जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उनको हराया था। किसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। अब ये क्या है, जब ये राजा बने, और ये कब है का समय है, जब इनका जन्म हुआ। एक चीज आपने नोटिस की होगी, या एक चीज इसी बात में आपको कंफ्यूजन रहता है कि 345 में जन्म हुआ तो आगे बढ़ाना चाहिए था समय, 345 के बाद 346, 47, 50, लेकिन हो क्या रहा है 322, 305। कहने का मतलब है ये समय चल रहा है उस 1 जनवरी से पहले, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले की बात है। कहने का मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 345 साल पहले जन्म हुआ था इनका। ये 345 एक्यूरेट कोई सन नहीं है, जैसे आज 2021 चल रहा है, उसके बाद 2022 आएगा, 2025 आएगा, 2050 आएगा, इस तरह से नहीं चल रहा है। ये क्या है, एक सापेक्ष मान बता रहा है आपको कि ईसा मसीह के जन्म से 345 साल पहले, उनके जन्म से 322 साल पहले। अब देखिए समय तो आगे जा रहा है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म उसके, अगर इस घटना को आप देखोगे तो इसके फ्यूचर में होना है। कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जन्म हुआ कब, 345 बीसी के अंदर। यानी ईसा मसीह जब जो जन्म लेंगे इसके 345 साल बाद जन्म लेंगे।
अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं 322 के अंदर राजा बन गए, यानी अब ईसा मसीह के जन्म लेने में कितने साल बचे हैं? 322 साल। उसके बाद की ये घटना है जब वो क्या करते हैं कि सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर थे उनको हरा देते हैं, यानी अब ईसा मसीह के जन्म को कितना समय बचा है? सिर्फ 305 साल बचे हैं। यानी इस प्रकार से जो ये घटनाएं चलती है ये पास्ट में चलेगी, या कह सकता हूं कि बीसी का मतलब है समय आपको उल्टा चलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में है क्या? ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को इसी प्रकार से लिखेंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अपनी बात चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता की, मैंने उसका समय बताया, कितना बताया? 2450 से 1750 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2450 साल पहले ये सभ्यता थी। उसके बाद ये सभ्यता चलती गई जैसे वर्तमान में समय चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब 1750 साल बचे ईसा मसीह के जन्म को, तो इस सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये अचानक ही हुआ क्या? 2450 के अंदर, यानी ऐसा था क्या कि 2450 से एक साल पहले, यानी 2400 कितना लिखूंगा? एक साल पहले का मतलब है यानी 2450 बीसी से एक साल पहले 2451 बीसी। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यानी ईसा मसीह की जन्म से 2450 साल पहले ये सभ्यता थी, तो उससे एक साल पहले यानी 2451 साल जब पड़े थे ईसा मसीह के जन्म लेने को, तो क्या ये सभ्यता नहीं थी? तो ध्यान रखिएगा ये सभ्यताएं अचानक से नहीं बढ़ती है, कोई एक दिन में कोई सभ्यता खड़ी नहीं होती है, ठीक है? तो उसका भी एक पीरियड रहा होता है, ये लगभग 2900 बीसी से इसका शुरुआत हो गई थी। लेकिन अपने को जो चीजें होती हैं वो विकसित रूप में पढ़ते हैं, अपन कंपटीशन एग्जाम में अपने को यही करना होता है, यही एनसीईआरटी मानती है, क्योंकि सभ्यता का जो विकास होता है पूर्ण रूप में वो जब तक आती है तो उसको 300-400 वर्षों का समय लगता है। और ऐसे ही अचानक से किसी सभ्यता का पतन नहीं होता है, उसके कुछ एक बड़े शहरों का, अधिकांश शहरों का जो पतन हो जाता है तो उस समय को पतन का समय मान लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1650 बीसी के अंदर या 1500 बीसी तक भी क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी अवशेष नहीं बचा था, या कोई भी लोग जीवित नहीं बचे थे, या कोई भी शहर या कस्बा नहीं बचा था। लेकिन अपने को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय पूछा जाता है या जो समय माना जाता है वो 2450 से 1750 बीसी का माना जाता है। अब देखिए इस समय का पता कैसे चला, समय का निर्धारण कैसे किया, वो चीजें आप साइंस में पढ़ते हैं। इस पद्धति को कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कौन सी पद्धति? कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति से समय का निर्धारण किया जाता है और कार्बन का C14 समस्थानिक काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता 2450 से 1750 बीसी के अंदर अपने पीक समय के ऊपर थी, कहने का मतलब अपने शिखर पर थी, सर्वोच्च जो विकास है वो इसका हो चुका था। अब देखिए अगर मैं बात करूं वर्तमान में, जब अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, इसका जो अपने सामने उभर कर ये सभ्यता आई, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 1823 की। 1823 ये बीसी नहीं है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, एडी की, ठीक है? जब ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, आधुनिक की जब अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। 1823 एडी के अंदर क्या करते हैं, जो चार्ल्स मेनन महोदय हैं, क्या नाम है? चार्ल्स मेनन। इन्होंने सर्वप्रथम क्या है कि यहाँ का दौरा किया, यहाँ का घूमे, इन्हें लगा कि यहाँ कोई सभ्यता दबी हुई है, यहाँ कोई सभ्यता मिल सकती है, तो इन्होंने इसके ऊपर अपना एक आर्टिकल लिखा, लेकिन इसकी कोई ज्यादा वो सबूत नहीं दे पाए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? तो चार्ल्स मेनन ने। कब? 1823 एडी के अंदर। अब उसके इस चार्ल्स मेनन के हिसाब से 1800 बात आती है 1853 की। 1853 एडी के अंदर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं, इस सभ्यता का दौरा करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कोई खास कामयाबी नहीं लगती है। लेकिन बात चल रही है 1856 की, इसके 3 साल बाद 1856 एडी के अंदर। यहां से इस कहानी में ट्विस्ट आता है, इसका पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता का। जो बर्टन ब्रदर्स थे, 2 बर्टन थे, कौन कौन से? विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। विलियम और इनके भाई थे जॉन, ठीक? ये विलियम बर्टन और जॉन बर्टन क्या कर रहे थे? लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। कौन सी लाइन बिछा रहे थे? रेलवे की जो लाइन्स होती हैं, पटरियां होती हैं, वो बिछा रहे थे, ठीक है? तो उस टाइम वहां खुदाई भी करनी पड़ती है, तो उस दौरान खुदाई में इनको क्या मिली? रेलवे लाइन बिछाते समय जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस समय इनको कुछ ईंटें मिली।
प्राचीन ईंटें मिली, लेकिन वो उसके महत्व को नहीं जान पाए। इन्हें नहीं पता था ये कोई सभ्यता है, उसकी ईंटें, इन्हें लगा हाँ अच्छा है ईंटें मिल रही है। उन्हीं ईंटों को इन्होंने क्या किया, काम में लेते हुए रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया, यानी जो बहुत से अवशेष थे उनको इन्होंने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया। इस बात का पता चलता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो 3 साल पहले 1853 के अंदर इस सभ्यता का दौरा करके गए थे, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। उन्हें जब ये पता चलता है कि लाहौर से जो कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछ रही है, वहां कुछ प्राचीन ईंटें मिली हैं जिसको वो काम में ले रहे हैं, तो फिर वो आते हैं 1856 में दोबारा। अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में दोबारा यहाँ आते हैं। उन्हें पता चलता है यहाँ कोई सभ्यता है, वो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, और 1861 में, यानी 5 साल का समय ले लेते हैं ये। 1861 में इनके प्रयासों से क्या होता है, एएसआई की स्थापना हो जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है 1861 के अंदर। किसने करवाई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, क्योंकि वो इसमें काफी रुचि ले रहे थे, इस सभ्यता के बारे में जानना चाह रहे थे। उनके प्रयासों से एएसआई की स्थापना हुई। काफी बार पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है ये, कि भारतीय पुरातात्विक विभाग या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1861 में। अब किसके प्रयासों से हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से, इसलिए एएसआई का जनक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक जो पूछा जाता है कि किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाता है, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये तो फैक्ट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि जब भारतीय पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। किसके प्रयासों से हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई। कब हुई, 1861 में हुई। सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था, 1823 के अंदर चार्ल्स मेनन ने। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया। उसके बाद क्या हुआ, 1856 में जो बर्टन ब्रदर्स थे उनको ईंटें मिली। 1856 में फिर अलेक्जेंडर कनिंघम दोबारा आए और कोशिश करी, और क्या करते हैं, 5 साल बाद उनको सफलता मिली, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या कर दी उन्होंने, स्थापना करवा दी लॉर्ड कैनिंग से। अब होता क्या है, बात है 1921 की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई पहले ही बन चुका था। इसके जो महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल 1921 के अंदर। ये जॉन मार्शल जी क्या करते हैं, 1921 के अंदर एक जगह है हड़प्पा, वर्तमान में ये मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए किसको भेजते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी करते हैं। फिर 1922 के अंदर ये राखलदास बनर्जी को भेजते हैं, राखलदास बनर्जी को भेजते हैं। कहां भेजते हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दोनों प्रमुख नगर हैं, काफी प्रमुख नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, या हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कहां पे हुआ, हड़प्पा में हुआ। तो 1921 के अंदर जॉन मार्शल किसको भेजते हैं, दयाराम साहनी को भेजते हैं हड़प्पा के उत्खनन कार्य के लिए। और 1922 में राखलदास बनर्जी को भेजते हैं मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य करने के लिए। और उसके 2 साल बाद, यानी जब यहाँ पे इनको सबूत मिलते हैं, सभ्यता होने का जो इनको प्रूफ मिलता है, तो 1924 के अंदर जॉन मार्शल क्या करते हैं, इस सभ्यता की पुष्टि कर देते हैं कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, या वास्तव में यहाँ पर कोई सभ्यता मिली है जिसका समय काल ये है, और इस प्रकार से इस सभ्यता की पुष्टि होती है। अब अगर मैं बात करूं इस सभ्यता की अन्य सभ्यताओं से तुलना की, या इसका क्षेत्रफल कितना है, कहां तक फैली हुई है, कितना इसका विस्तार है, तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता है, जो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उन सभ्यताओं में ये सबसे उन्नत प्रकार की सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता, चारों प्राचीन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। कौन सी, कांस्य युगीन।
एक प्रकार की ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इसमें कांस्य का प्रयोग होता था। उसके अलावा अगर मैं इस सभ्यता की महत्वपूर्ण बातों की मैं बात करूं तो एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी ये, त्रिभुजाकार सभ्यता थी, यानी इसके चारों किनारों की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखोगे कि इसका जो ओवरऑल जो आकार है वो एक त्रिभुज के समान बना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तरी सिरे की अगर मैं बात करूं तो इसका जो उत्तरी सिरा है वो है मांदा, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है ये, ठीक है। दक्षिणी सिरा इसका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्वी सिरा है इसका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। और पश्चिमी सिरा है इसका सूतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। कई बार इनकी नदी भी पूछ लेते हैं कि जो उत्तरी सिरा है वो किस नदी तक विस्तार है, दक्षिणी सिरे का विस्तार किस नदी तक है, तो मांदा जम्मू कश्मीर में जो है ये चिनाब नदी है यहाँ, ठीक है, चिनाब नदी तक इसका विस्तार है। दैमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ परवरा नदी है, परवरा नदी, कई बार यहाँ गोदावरी नदी दे दिया जाता है क्योंकि परवरा नदी एक सहायक नदी है, गोदावरी नदी आता है। आलमगीरपुर यूपी वाला, यहाँ हिंडन नदी है। और सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, यहाँ कौन सी नदी है, तो दासक नदी है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्वी छोर पर कहां तक था, पश्चिमी छोर पर कहां तक था, उत्तरी छोर पर और दक्षिणी छोर पर, या किनारे कौन सी नदियों से स्पर्श करते हैं, या किन चारों नदियों के बीच ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये फैली हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जब आप एक्चुअल में वर्ल्ड मैप के ऊपर ये देखते हो, ये इन चारों स्थानों को लोकेट करते हो, तो इसका आकार है वो एक त्रिभुज के समान बनता है। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर यूपी वाला, दैमाबाद महाराष्ट्र, और लगभग यहाँ पड़ता है आपका सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, यानी इन किनारों को जब आप मिलाते हो तो लगभग ये एक त्रिभुज का रूप ले लेते हैं। त्रिभुजाकार सभ्यता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। चारों किनारे मैंने आपको इसके बताए, ठीक है। अब आगे की अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो कैसा था, इनकी स्थिति कैसे थी, जो नगर मिले हैं उनके अंदर से क्या महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये दो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों को पढ़ेंगे अपन, दोनों को कंपैरिजन के साथ अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं स्थिति की, तो ये है मोंटगोमरी, पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान के अंदर, पश्चिमी पंजाब, सॉरी, जो पंजाब प्रांत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी, उसके अंदर मोंटगोमरी या साहिवाल जिला है, उसमें पड़ता है हड़प्पा। आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में स्थिति कहां पे है हड़प्पा की, तो पाकिस्तान में। अगर बात पूछी जाए नदी की कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और उत्खनन कार्य किया था हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। और जो प्रमुख चीजें मिली है हड़प्पा से जो अपन को याद रखनी है, एक तो है R37 कब्रिस्तान है, एक विदेशी व्यक्ति की जो कब्र मिली है वो हड़प्पा से मिली है, इक्का गाड़ी मिली है, श्रृंगार पेटिका मिली है, स्वास्तिक निशान जिसे हम पवित्र मानते हैं वो निशान कहां से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और 12 अन्नागार मिले हैं जो कि 2 लाइनों के अंदर है, 6 इस साइड है जैसे और 6 इस साइड, आमने सामने मुंह किए हुए दो जो 12 अन्नागार हैं 2 पंक्तियों के अंदर, वो कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। अगर मैं बात करूं मोहनजोदड़ो की, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहां से विशाल स्नानागार मिला है 39-23 8 फीट के जो आकार का है, वो स्नानागार कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसको जो जॉन मार्शल है उन्होंने क्या है, तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है, ठीक है, याद रखना ये थोड़ा सा। तात्कालिक समय की यानी उस समय की जो आश्चर्यजनक इमारत है वो किसे कहा है, मोहनजोदड़ो के अंदर मिलने वाले विशाल स्नानागार को मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम के अंदर इस स्नानागार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 39-23 8 ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का जो साइज है वो दे रखा है आपको। इसके अलावा इसके जो 2 दिशाएं जैसे उत्तर और दक्षिण दिशा, दोनों दिशाओं के अंदर क्या है, इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, इसके अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। जबकि उत्तर दिशा की अगर मैं बात करूं तो उत्तर दिशा में बाहर निकलने पर इसके क्या है, जो
वो वस्त्र बदलने के कक्ष मिले हुए 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। 6 है वो वस्त्र बदलने के कक्ष भी बने हुए हैं उत्तर दिशा में। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि नग्न अवस्था में है और धातु से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति है जिसके एक हाथ में क्या है, चूड़ियां पहनी हुई है। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता की जो मोहर है, मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर है, वो भी कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना मोहनजोदड़ो और जो ये हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत इंपॉर्टेंट स्थलों में आते हैं। हालांकि ये नहीं कि सिर्फ ये 2 स्थल ही ऐसे हैं जो बहुत बड़े थे, कुल जो बड़े नगरों की श्रेणी में है वो 6 नगर शामिल किए गए। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके अलावा जो गढ़वारी वाला है, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, धोलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा, ये जो 6 प्रमुख नगर लिखे हैं मैंने, इनको बड़े नगरों की संज्ञा प्राप्त है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना आप, ये जो कालीबंगा है, धोलावीरा है और राखी गढ़ी है, ये जो 3 स्थल हैं इनको बोला जाता है क्या, पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल। यानी ये जो स्थल हैं इनके समय का जब निर्धारण किया गया तो ये हड़प्पा से भी क्या है, प्राचीन है। हड़प्पा से प्राचीन के अंदर कौन कौन से आते हैं, कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गढ़ी। ट्रिक के हिसाब से अगर आप याद रखो तो ऐसे रख सकते हो, काली धोली राखी, काली धोली राखी, यानी कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गढ़ी, ये जो 3 स्थल हैं ये कैसे हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। इसके अलावा कोई भी आपको ऑप्शन में स्थल मिले वो कैसा होगा, उत्तर हड़प्पा कालीन होगा। उत्तर हड़प्पा कालीन यानी जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नगर है उसके बाद में जो बसे हुए नगर हैं वो उत्तर हड़प्पा कालीन, इससे पहले बसे हुए नगर पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, या तो ये तीनों देके कोई एक अलग देगा, उससे पूछ लेगा कौन सा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, या फिर ऐसे पूछेगा कौन सा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। तो इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिलेगा तो वही आपको सिलेक्ट करना है। याद रह जाएगा ट्रिक से, काली धोली राखी, कालीबंगा, धोलावीरा और राखी गढ़ी 3 स्थल ऐसे हैं जो कि पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अगर मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करूं तो जो पिगट महोदय हैं इतिहासकार, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, क्योंकि ये दोनों प्रमुख नगर थे, इसलिए इतिहासकार पिगट ने क्या कहा है, इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। चलिए आगे के स्थलों के बारे में पढ़ते हैं, वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्थल है अपना लोथल, जो कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। उत्खनन कार्य अगर पूछा जाए लोथल का किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। व्यापारिक नगर है एक, और यहाँ पर क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल से क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिलने वाली सबसे बड़ी जो गोदीवाड़ा है वो कहाँ मिला है, तो लोथल के अंदर मिला है। ध्यान रखना है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला है, बीड यानी मनके बनाने का कारखाना जो है वो मिला है। इसके अलावा फारस की गोलाकार बटन नुमा मोहर मिली है, क्योंकि एक चीज देखेगा, यहाँ क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है और गुजरात में पड़ता है भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ गोदीवाड़े का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता था, व्यापार होता था। तो जब विदेशों से व्यापार होगा तो वहां की मुहर मिलना या विदेशों से आई हुई कोई चीज मिलना यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक है। इसके अलावा क्या मिली है, घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां कहां से मिली, लोथल से। इसके अलावा घोड़े की हड्डियां कहां से मिली, आगे पढ़ेंगे आप, सुरकोटड़ा या सुरकोतड़ा, ये भी कहां पड़ता है, गुजरात में। तो एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। कई बार पूछा जाता है किस पशु का ज्ञान नहीं था, किस जानवर का ज्ञान नहीं था, तो घोड़े का ज्ञान है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। लेकिन इसके बावजूद लोथल से क्या मिलती है, घोड़े की मृण मूर्तियां मिलती है। कारण क्या है, वही बात, यहाँ व्यापार होता था, फारस की मुहर आई, यानी यहाँ से जो व्यापारी आते थे, विदेशी व्यापारी जो आते थे समुद्री जहाजों के माध्यम से, तो वो क्या लेके आए, घोड़े की मृण मूर्तियां लेके। अब इसको याद आप ऐसे रखेंगे, घोड़े की मृण मूर्तियां लेके, मृण मूर्तियां कहाँ रख दी, लोथल के अंदर रख दी, लेकिन अपने साथ कुछ घोड़े भी लाए थे। जो घोड़े हैं वो एक जगह नहीं रहेंगे, मृण मूर्तियां, क्योंकि मृण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां।
ये मूर्तियां चल नहीं सकती थी, ये यहीं पे रुक गई। और ये मान लीजिए जो घोड़े थे वो गुजरात में घूमते हुए कहाँ पहुंच गए थे, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर पहुंच गए थे, और वहां उनके जाके सिर में चोट लगी, जिस वजह से क्या हो गया, ये घोड़े मर गए। यानी घोड़ों की हड्डियां कहाँ से मिलती है, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात से मिलती है, जबकि घोड़े की जो मरण मूर्तियां है वो कहाँ से मिली, लोथल गुजरात से मिली। इसके अलावा जो मुख्य बात है लोथल की वो क्या है कि दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। यानी लोथल के अंदर जो घरों के दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं, मुख्य सड़क पर। क्या बाकी के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते? तो देखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो शहर बसे हुए थे उनका पैटर्न क्या था, ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पे काटती थी। जैसे कॉलोनियों की मैं अगर बात करूं, इस तरह सड़कों के ऊपर थे। तो ये जैसे मुख्य सड़क जा रही है तो जो घर होगा उसका दरवाजा इस तरफ खुलेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे गलियां हुई, ये मुख्य गलियां नहीं होती थी। जो मुख्य सड़क है इसकी तरफ क्या होते थे, दीवार का पिछला हिस्सा, घर का पिछला हिस्सा होता था, जबकि घरों के दरवाजे सड़क से विपरीत दिशा की ओर खुलते थे। ये विशेषता पाई जाती है पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जो लोथल शहर है वो एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र, ध्यान देना, एकमात्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ लोथल ऐसा है जहां घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। कहने का मतलब अगर ये मुख्य सड़क है तो इसकी तरफ क्या है, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, इसकी तरफ घर के दरवाजे खुले हुए हैं। इस प्रकार का शहर बसा हुआ एकमात्र कौन सा था, लोथल था गुजरात में। लोथल से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई, सबसे पहले यहाँ पर जो गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड मिला है वो। उसके अलावा फारस की बटननुमा मोहर कहां से मिली है, लोथल से मिली है। मेसोपोटामिया की मोहर पीछे पड़ ली थी अपन ने, कहां से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसके अलावा घोड़े की मरण मूर्तियां मिली है, और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं, ये लोथल का था। अगला जो गुजरात का शहर है वो कौन सा है, धोलावीरा। ये भी बड़ा नगर था। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, यहाँ पर कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। एकमात्र शहर जो किसी नदी के किनारे नहीं है वो कौन सा है, धोलावीरा, बड़े नगरों में, ठीक है। बड़े नगरों में धोलावीरा एकमात्र नगर है जो किसी नदी के किनारे नहीं है। इसका उत्खनन कार्य किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने, आरएस बिष्ट ने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्थल आता है वो है सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा, गुजरात के अंदर ही है। वही बता दिया आपको, जो घोड़े की हड्डियां मिली हैं वो कहां से मिली हैं, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात से मिली हैं। और गुजरात का जो अगला इंपॉर्टेंट स्थल है वो है रोजदी गुजरात, जहां से हाथी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। रोजदी गुजरात से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो हाथी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान में। नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है, घग्गर नदी के किनारे ये जो स्थल पड़ता है कालीबंगा, पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। उसके बाद अगला स्थल आता है आपका रोपड़, पंजाब के अंदर, जहां पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, जहां मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। अगला है आपका दहमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में ये पड़ चुके अपन, परवरा नदी के किनारे, जो इसका दक्षिणतम बिंदु है दहमाबाद। यहाँ से क्या मिला है, धातु का रथ मिला है। अगला है आपका कुनाल, हरियाणा के अंदर है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। उसके बाद ये जो चन्हूदड़ो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना आप। सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है, वर्तमान में ये कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, सिंध प्रांत के। इसकी जो उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था, एनजी मजूमदार ने किया था। और इस एनजी मजूमदार की हत्या किसने कर दी थी, डाकुओं ने कर दी थी। ये भी एक व्यापारिक नगर था, ठीक है। यहाँ भी क्या होता था, मन के बनाने के कारखाने वगैरह यहाँ भी मिले हैं। एनजी मजूमदार ने इसका उत्खनन किया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो है कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य है, वो कहां से मिलता है, चन्हूदड़ो से मिलता है। तो आपने देखा कि इस वीडियो में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी, उसके जो प्रमुख नगर थे उनके बारे में पढ़ा, जो कुछ बाकी चीजें बची हैं, इसका जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो जीवन कैसा था, किस प्रकार के लोग थे, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इस सभ्यता का अंत में पतन कैसे होता है, वो सारी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद ये जो सीरीज शुरू हुई है हिस्ट्री की, मैं आपको पूरा हिस्ट्री का भी सीरीज करवाऊंगा। इसके अलावा जो साइंस है वो क्लासेस शुरू हो चुकी है, 1-2 वीडियोस पहले आ चुके हैं, तो उससे भी आप जुड़ के साइंस भी पढ़ सकते हैं। और जल्दी ही आपकी मैथ की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। तो इस चैनल से आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िएगा, खुद भी जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके लिए हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस की जो क्लासें हैं वो नियमित रूप से मिलने वाली हैं आगे से। धन्यवाद।